आप जो है वो 1-2 मिनट इंतज़ार कर लें ताकि बाकी बच्चे जो है आ जाएं, फिर हम स्टार्ट लेते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो कल वाला लेक्चर हम दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि वो ज़रा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अभी दिन भी है, अगला हफ्ता तकरीबन है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the process of generating an induced current in a circuit by changing the number of magnetic line of forces passing through it। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम करंट को पैदा कर सकते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कम या ज़्यादा करके, मुसलसल यानी तब्दील करके। नंबर ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस जो है, या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो कॉइल में से गुजर रही हैं, उसको चेंज करके हम करंट पैदा कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा जी, Faraday's experiment in which current is induced by moving a magnet into the solenoid। आप एक सोलेनॉइड के अंदर जो है वो मैग्नेट को मूव करते हैं और आउट ऑफ द सोलेनॉइड, या उसे बाहर निकालते हैं मुसलसल यानी। तो उसने अपने तजर्बात में, फेराडेज ने ये किया कि सोलेनॉइड के से करंट पैदा करके दिखाया। ठीक है, और एक मैग्नेट को उसके आर पार मूव करवाते हुए, यानी मेरा मतलब है कि इनटू एंड आउट ऑफ द सोलेनॉइड एक मैग्नेट को उसने लिया। व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी नो करंट इज इंड्यूस्ड। अब जब मैग्नेट स्टेशनरी है, कोई करंट इसमें जनरेट नहीं हुआ, इंड्यूस नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ। व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड, जब मैग्नेट मूव किया टुवर्ड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की तरफ, द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड द राइट। ये देखें, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई? राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इंडिकेट दैट करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इससे ये जाहिर हुआ कि कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है। व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, जब मैग्नेट को सोलेनॉइड से दूर ले जाया गया, दी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड द लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। मतलब पहले हमने इसको इसके अंदर इंसर्ट किया और फिर बाहर लेके आएंगे, और ये बड़ी स्पीड से करेंगे। जितना स्पीड से करेंगे करंट उतना ही इसमें इंड्यूस होगा या जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा करंट पैदा होगा। ठीक है, अब व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी, जब ये मैग्नेट स्टेशनरी था, नो करंट इज इंड्यूस्ड, कोई करंट पैदा नहीं हुआ। व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द सोलेनॉइड, जब हम मैग्नेट को सोलेनॉइड की तरफ लेके जाएंगे या मूव करवाएंगे, द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड द राइट। नीडल जो है वो क्या होगी? दाएं तरफ से। एक्चुअली इसकी नीडल जो है ना, सेंटर में ही होती है। जीरो लेवल गैल्वेनोमीटर का सेंटर में होता है। वो करंट की डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है, या तो ये राइट जाएगी या क्या जाएगी, लेफ्ट जाएगी। अब हम ये कह देते हैं, जब हम इसको मैग्नेट को मूव करवाएंगे टुवर्ड द सोलेनॉइड या इनटू द सोलेनॉइड, इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड द राइट, ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है,
इंडिकेटिंग दैट करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड इन द सॉलिनॉइड। इससे ये जाहिर होगा कि करंट जो है सॉलिनॉइड में पैदा हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है। When the magnet is pulled away, जब इसको बाहर की तरफ खींचेंगे from the solenoid, the galvanometer deflect toward the left, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है। इसलिए जैसे आप ये करते जाएंगे चेंजेस आती जाएंगी करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होती जाएगी जो करंट पैदा हुआ है। इंडिकेटिंग दैट इंड्यूस्ड करंट इन द सॉलिनॉइड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। करंट जो है अब उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई। ठीक है। Conclusion, we conclude that EMF is induced in the coil। कॉयल में EMF पैदा हो गई है। EMF का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको पहले भी बताया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा तो करंट पैदा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है जैसे बैटरी में होता है तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दोनों टर्मिनल के दरमियान, उसको हम EMF कहते हैं। अगर सर्किट कनेक्ट नहीं किया, ये पहले भी मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। अगर सर्किट कनेक्ट किया हुआ है तो फिर उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा जी, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। रिलेटिव मोशन का मतलब है दोनों में से कोई भी एक मूव कर रहा है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि करंट जो है वो पैदा हो गया या पोटेंशियल डिफरेंस या EMF पैदा हो गया। अगर EMF पैदा होगा या तो फिर ही करंट जो है वो जनरेट होगा। ठीक है। दिस फिनोमिनन इज इन विच EMF इज इंड्यूस्ड। ऐसा फिनोमिना जिसमें EMF पैदा होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन की वजह से। रिलेटिव का मतलब है कि दोनों में से कोई एक मूव कर रहा है। इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी कि कॉइल या मैग्नेट की मोशन की वजह से जो EMF जो है वो पैदा हुआ है या पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा हुआ है तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहते हैं। या आप घर में भी कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बताया था कि आप DC करंट इस्तेमाल ना करें, AC करंट ना इस्तेमाल करें, वो डेंजरस होता है। ये जो हमारे कमरों में या चल रहा है ना, ये जो है ये AC करंट है। तो आप DC करंट जो है वो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए वो इतना यानी डेंजरस नहीं होता। DC करंट जैसे बैटरी वगैरह है उनको इस्तेमाल करें। Faraday's law of electromagnetic induction, the value of induced EMF in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic line of forces through it। आपने पहले भी अभी डिस्कशन में देखा कि अगर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तब्दील करते हैं तो EMF पैदा होती है। अब जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज होंगी उतनी ही EMF जो है वो ज़्यादा पैदा होगा। उतनी क्या है? EMF ज़्यादा पैदा होगा। तो इसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। जाहिर है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज होंगी तो करंट पैदा होगा। आपने एक मैग्नेट कॉइल के करीब या सॉलिनॉइड के करीब रखा हुआ है, उसको मूव नहीं कर रहे तो करंट या EMF नहीं पैदा होगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस या करंट जो है वो पैदा नहीं होगा। जैसे आप उसको टू एंड फ्रो आगे और पीछे मूव करेंगे कॉइल के साथ या सोलेनॉइड के अंदर या कॉइल के अंदर, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड EMF या करंट पैदा होगा। ठीक है। तो जब मूवमेंट नहीं हो रही तो नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगी उतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो दूसरी भी बढ़ जाती है। अगर एक क्वांटिटी कम हो जाए तो दूसरी भी क्या है? कम हो जाती है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब है फैक्टर अफेक्टिंग द इंड्यूस्ड EMF। अब EMF आपको पता चल गया है कि ये क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही EMF कहते हैं। किसको कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जैसे मैंने आप दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक आप
बैटरी या सेल लेके आते हैं, उसके दोनों टर्मिनल के दरमियान लिखा होता है, दोनों टर्मिनल के दरमियान क्या होता है, आप देखें तो कहीं आपको नज़र आएगा 2 वोल्ट की बैटरी है, 10 की है, 20 की है, चलो, या ये कार वगैरह की बैटरीज बड़ी होती हैं, वो 30 वोल्ट की है। तो वो जो वोल्ट है, या वो जो 2 वोल्ट लिखा हुआ है, 3 वोल्ट या 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। इसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। अगर सर्किट नहीं लगा हुआ तो ईएमएफ कहलाएगी, अगर सर्किट लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो क्या होता है, वो पोटेंशियल का फर्क होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको हम ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अगर मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर सर्किट लगा हुआ है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मसलन एक सेल पे 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, अगर सर्किट लगा देंगे तो हम अपनी ज़ुबान में फिज़िक्स की पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अगर सर्किट नहीं लगा हुआ तो ईएमएफ कहेंगे कि बैटरी की ईएमएफ कितनी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है, ठीक है। लेकिन जनरली मार्केट में आप जाएं जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, तो क्योंकि वो लोग जो है वो फिज़िक्स से ताल्लुक़ इतना नहीं होता, इसलिए हाथ से कि वो प्रॉपरली पढ़ के नहीं आए होते, बस अपनी दुकानें खोली हुई उन्होंने, तो उनको नहीं पता कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वो बस यही कहते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी लगा दें, 20 की लगा दें, 30 की लगा दें, ठीक है। उनको नहीं पता इसको ईएमएफ कहेंगे, या जो पढ़े लिखे हैं या इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, या और फिज़िक्स जानते हैं, एमएससी की हुई है, तो उनको ज़्यादातर वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज़ पे ईएमएफ का, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कहता है इस पे इन फैक्टर का इन्हिसार है, स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट की स्पीड कितनी है, क्या है, कॉइल और मैग्नेट की स्पीड कितनी है। अगर जितनी स्पीड से ये दोनों मूव कर रहे होंगे, दोनों का मतलब ये कोई एक मूव कर रहा होगा, आप कॉइल को भी मूव करवा सकते हैं और मैग्नेट के गिर्द, या मैग्नेट को कॉइल में मूव करवाएं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि करंट पैदा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट पैदा होगा। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी दोनों की, चलो रिलेटिव मोशन, तो उतना ही क्या होगा कि ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल कितने हैं, यानी जितना वो कॉइल आपने बनाई है, सॉलिनॉइड बनाई हुई है, तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स या लूप्स जितनी ज़्यादा होंगी, उतना ही ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा। क्या है, उतना ही ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा। या आप घर पे भी कोई प्रोजेक्ट बना लें छोटा मोटा, तो अच्छा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा आप डीसी करंट यूज़ करें, एसी नहीं करें, क्लियर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड लेंज लॉ, ये मैं पहले भी आपको ये समझा चुका हूँ, कि जैसे ही हम क्या करें कि ये, सॉरी, ये जो बार मैग्नेट है इसको कॉइल के करीब लाएंगे, तो कॉइल क्या करेगी कि इसको इसमें हम इंसर्ट करना चाहेंगे, डालना चाहेंगे ताकि करंट पैदा हो, तो ये इसको अपने करीब नहीं आने देगी। क्यों, कि फ़ौरन ही करंट पैदा हो जाएगा, और उस जो करंट पैदा हुआ है वो पूरी कॉइल की ये साइड नॉर्थ बना देगी। तो वो क्या है, ये हमें फोर्स लगानी पड़ेगी इसको इसमें डालने के लिए, या मूवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल बन गया है इसका अपना, ठीक है। क्योंकि वो उसमें करंट पैदा हुआ है, करंट पैदा होगा तो इसका मतलब उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो वो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी इसको इसमें इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही हम इसको क्या करें कि बाहर लाना चाहते हैं, तो जैसे हम बाहर लाना चाहते हैं इसको, ये बाहर नहीं आने देगी। क्यों, कि ये इसका साउथ पोल बन गया है। क्या बन गया, साउथ पोल बन गया, और इनमें अट्रैक्शन शुरू हो गई। पहले ये रिपल्शन हुई जब हम इसको इसमें डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो जब अब
क्या हुआ, जैसे बाहर लाएंगे तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये देखें, यहाँ करंट की डायरेक्शन ये है, और जब हम इसको बाहर ला रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, अपोजिट हो गई, तो जिसकी वजह से ये साउथ पोल बन, अब ये इसको बाहर नहीं आने देगा, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये एक सर्कल नहीं, साइकिल नहीं है, ये हमें इसमें बार बार बड़ी स्पीड से इंसर्ट करना पड़ेगा, और हमें क्या होगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर हम पुल इन या पुल आउट करते हैं तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा करेगा, यानी हम इस पे वर्क करेंगे, काम करना पड़ेगा, और ये कुछ फासला तय करेगा, ठीक है। हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और ये कुछ फासला तय करेगा, और वर्क इज डन, दैट वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो वर्क है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, करंट बहना शुरू कर देगा। बात समझ आ रही होगी आपको। तो बगैर वर्क के, बगैर एनर्जी लगाए आप एनर्जी नहीं ले सकते। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पहली क्लासों से पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर एनर्जी या करंट क्रिएट किया जाता तो फिर दुनिया के सारे मसले ही हल हो जाते हैं, हमें एनर्जी की सारी ज़रूरियात जो है वो हम करंट क्रिएट कर लेते। ये करंट एनर्जी क्रिएशन नहीं है, ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो रही है, यानी आप जो एनर्जी लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो रही है। समझ आया बात। तो इसलिए हमें क्या है कि यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें वो जो फोर्स है वो मैग्नेट फासला तय करेगा, फोर्स और फासला जो है वो वर्क हो जाएगा, वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जो काम करेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उसके। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, कंक्लूजन ये आगे थे, हाँ लेंस ला के। अब क्या है कि ये जो हमारे पास काज है, काज क्या चीज़ है, हम फोर्स लगा रहे हैं फिर ये अंदर जाएगा, और जैसे इसको ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ पोल इसका भी बन जाएगा, और मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है, दोनों रिपेल करेंगे और इसको अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, काज कौन सा है, वजह क्या है, ये मैग्नेट है वजह, ठीक है। और ये इसको अंदर नहीं आने देगा, जैसे हम इसको रिपेल करेंगे ये बाहर आने नहीं देगा, क्योंकि अब ये इसका पोल भी चेंज हो गया, ये साउथ पोल हो गया। क्या हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये बाहर नहीं आने देगा इसको। बात समझ आ रही। तो फिर हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो अपोजिट एक्ट कर रहा है तो इसको लेंस लॉ कहते हैं। काज क्या है, काज का मतलब वजह क्या है करंट पैदा होने की। जो ये मैग्नेट है हम इसको इसके सोलेनॉइड में इंसर्ट कर रहे हैं या डाल रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ रही। तो वो इस कॉज को हम जो अपोजिट एक्ट कर रहा है इसको हम लेंस लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंस लॉ। लेंस लॉ devise a rule to find out the direction of current induced in the circuit activity. We bring a north pole of a bar, वही जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, सॉरी वही सारी चीज़ें इसमें हैं। If we bring a north pole of a bar magnet near a solenoid, an EMF will induced in the solenoid. एक EMF जो है solenoid में पैदा हो जाएगी by magnetic induction, magnetic induction की वजह से, ठीक है। The direction of induced current in the solenoid by induced EMF will such that it will repel the north pole of the magnet. अब जैसे हम इसको करीब लाएंगे तो इधर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगी, तो ये भी इसमें करंट पैदा होगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये इसको इसमें इंसर्ट नहीं होने देगा। हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन आवर बाय आवर हैंड ऑन द मैग्नेट, फिर ये इसके अंदर जाएगा, ऐसे नहीं। फिर बाहर लाएंगे, पहले भी बताया, तो इसको आने नहीं देगा वापस। Hence, according to right hand grip rule, the direction of induced current in the solenoid will be clockwise. अब ये कह रहा है कि इसमें जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, वो साउथ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। सिमिलरली व्हेन वी मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव करेंगे अवे द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज,
अब जो इसमें करंट पैदा डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, एंड इन दिस केस लेफ्ट एंड ऑफ सॉलिनॉइड बिकम left end of the solenoid. When we move the right end of the magnet away from the solenoid, the induced current will be clockwise. ये किसकी बच्चों आवाज आ रही है, जरा ख्याल करें. In this case, left end of the solenoid become south pole. अब ये south pole हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसको बाहर नहीं आने देगा. क्लियर? तो ये इस काज को रोकेगा जो उस काज की वजह से करंट पैदा हुआ है. ठीक है, ये काज क्या है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं या मैग्नेट इसमें इंसर्ट करें, ये काज है करंट पैदा होने की. ठीक है, इसको हम लेंज लॉ कहते हैं. लेंज लॉ statement: the direction of induced current in a circuit is always such that it opposes the cause that produces it. ठीक है, कहता है ये क्या है कि इस वजह को रोकता है जो जिसकी वजह से करंट जो है वो पैदा हुआ है, उस वजह को रोकने की कोशिश करता है. इसको हम क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं. क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट, कहते हैं सर्किट में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है इज ऑलवेज सच दैट, ये इस तरह हमेशा होती है. ये चेंज हो गई ना, पहले जो है देखें, पहले क्या थी, करंट की क्लॉकवाइज थी, फिर क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे. तो वो इस काज को जिसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है, यानी मैग्नेट को रोकने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड कर रहा है. किसको होल्ड कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड कर रहा है. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस अ कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट. ठीक है जी. तो अभी हम एक और स्लाइड देखते हैं, तो उस पे उससे हम स्टार्ट लेते हैं. हाँ, ये है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. So if we apply the law of conservation of energy to electromagnetic conduction, we realize that electrical energy induced in a conductor comes from the kinetic energy of the movement of magnet. देखिए ये हम चलो अभी ये सादा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं अपने हाथ से, तो वो हम उसको क्या करें, किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मैग्नेट को. क्या करें, किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो वी डू वर्क ऑन द मैग्नेट टू ब्रिंग इट, हम काम करते हैं मैग्नेट पे टू ब्रिंग इट क्लोज टू द सॉलिनॉइड. ज़ाहिर फोर्स लगाएंगे और वो डिस्टेंस तय करेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क होता है. तो हम वर्क डन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं. दिस वर्क कॉन्सिक्वेंटली अपेयर एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कंडक्टर. अब इसके बदले के तौर पर ये वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में अपेयर होगा, जाहिर होगा. ठीक है, हेंस thus the mechanical energy of our hand used to push the magnet toward or away from the coil. तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे हाथ की वो इस्तेमाल होती है मैग्नेट को आगे और पीछे मूव करवाने में. ठीक है, टू पुश द मैग्नेट टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर ले जाने में हमारे हाथ की एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है. ठीक है, तो फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है. यानी जो हमारे हाथ की मूवमेंट है, हमने मैग्नेट को हाथ में पकड़ा हुआ था, तो वो उसकी हाथ की मूवमेंट की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी. हेंस लेंज लॉ इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कहते हैं लेंज लॉ ही जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक किस्म है. ठीक है,
चलें जी, आज के लिए ये इतना काफ़ी। कल हम इस लेक्चर को, म्यूचुअल इंडक्शन को हम शुरू करेंगे, ठीक है? जी, ये बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। हाँ जी, हुज़ैफ़ा। भैया फिर के हमारे कितने चैप्टर्स होंगे फिजिक्स के? जो हमने पढ़ लिए, दो तो ये है, एक 14 था, 15, और इसके अलावा पहले जो स्कीम में चलते थे वो है। ओके सर। तो ये दूसरा बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये प्रैक्टिकल का क्या होगा? प्रैक्टिकल वो सोच रहे हैं स्कूल वाले कि कुछ आपको ग्रुप की शक्ल में स्कूल में बुलाया जाए और प्रैक्टिकल करवा लिए जाए। तो वो अभी देखें, कोई स्कूल वालों की तरफ से थोड़े थोड़े बच्चों को बुला के किसी दिन तो प्रैक्टिकल करवाया जाए, ये तजवीज़ आ रही थी। तो अभी उस पर डिस्कशन हो रही होगी, तो जैसे आएगा फिर आपको बता दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।